युवराज की मौत के बाद सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन युवराज की मौत कई सवाल छोड़ गई है। कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? क्या विभागों ने जितनी तत्परता उसकी जान बचाने में दिखाई उतनी काफी थी? क्या विभाग किसी भी हादसे से निपटने के लिए सक्षम है या उनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं? और कर्मचारी किसी की जान बचाने में क्या सक्षम है? ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ना किया गया एक प्लान्ड मर्डर है। दैट सिंपल मर्डर है। ये गुस्सा सेक्टर 150 में हादसे का शिकार हुए युवराज मेहता के पिता का नहीं, बल्कि हर उस पिता का है जिसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को महज दूसरों की लापरवाही के चलते डूबते देखना मंजूर नहीं। सिस्टम की लापरवाही ने एक बेटे की जान ले ली। देश का एक होनहार इंजीनियर चला गया सिर्फ इसलिए कि नोएडा अथॉरिटी ने समय रहते अपना फर्ज नहीं निभाया और जांच के नाम पर लीपापोती करते हुए एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर जिम्मेदारियों से तिरछी कर ली। जांच तो चल रही है। जो प्राइमरी फैक्ट्स समझ में आए वहाँ पर है ना, पूछताछ में वो यही पता चला है कि कुछ मतलब वहाँ पर जो सड़क है उस पर गाड़ी जो ओवर स्पीडिंग मतलब होकर के गई वहाँ पर और दूर तक चली गई पानी में। बट ये जांच में हम लोगों ने दिखवा रहे हैं कि अगर वहाँ लाइट्स का कोई इशू था तो वो दिखवा रहे हैं, कोई सिग्नल की लाइट का मामला है तो वो दिखवा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर एक जो हमारे जेई लेवल के अधिकारी थे उनको सर ने उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ न कुछ तो करना ही था। सो एक जूनियर इंजीनियर को बलि का बकरा बनाकर बड़े अधिकारियों ने अपने कर्मों पर पर्दा डाल दिया। अब जिले की पुलिस को भी सुन लीजिए। इस हादसे में किसकी जान चली गई इस पर कोई ध्यान नहीं, लेकिन किस मुस्तैदी से पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ ने काम किया उसका गुणगान किया जा रहा है। परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। अब जरा पुलिस के बयान की हकीकत भी परख लीजिए। एसीपी साहब कह रहे हैं कि तत्परता से टीमें लगी थी, लेकिन लोगों के मुताबिक पुलिस खुद बेबस खड़ी थी, जिनके पास न तैरने का गुर था और न ही नीचे उतरने की हिम्मत। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। हाँ, नोएडा पुलिस ने ये तत्परता जरूर दिखाई कि फायर ब्रिगेड को इत्तला कर दी। अक्सर फायर स्टेशन पर आराम फरमाते इस लाल डिब्बे को तो आपने देखा ही होगा। फायर ब्रिगेड के कर्मी भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन सिर्फ पहुंचने से ही काम नहीं होना था। सुनिए फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर पहले क्या किया। 11:15 बजे गाड़ी गिरी है जोड़ में। 11:15 बजे गिरने के बाद लड़का डूबा है 2:15 बजे के करीब, मतलब 1:30-40 के बीच में लड़का डूबा है। 1.5 से 2 घंटे तक लगातार वो कोशिश करता रहा, गुहार लगाता रहा। सबूत वीडियो है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूं। लड़का उधर गाड़ी पे बैठ के टॉर्च मार रहा है और फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ी पे बैठ के ये चेक कर रहे हैं कि पानी ठंडा है गर्म है। उनके लिए गर्म करते पानी तब जाते अंदर। ये चीज तो गलत है। सरकारी महकमे में क्यों बैठे हो? फिर छोड़ दो, ड्यूटी नहीं हो रही। इक्विपमेंट्स नहीं थे यहाँ पर? कुछ नहीं था जी, कुछ ही नहीं था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बोलूंगा, मुझे पता है मेरे ऊपर। भला ठंडे पानी में कौन अपनी जान को आफत में डालता। फायर ब्रिगेड के पास आग को पानी से बुझाने का इंतजाम तो था, लेकिन पानी में कोई हादसा हो तो भला ये डिपार्टमेंट कैसे हरकत में आए। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद अब स्थानीय लोग दमकल विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लग गया, लेकिन इंजीनियर की जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा दमकल विभाग की टीमें तो मौके पर पहुंची, लेकिन उस इंजीनियर को बचाने में नाकामयाब साबित रहीं। पिता किनारे पर बैठकर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा और इंजीनियर पानी के अंदर से अपनी हेल्प मांगता रहा, मदद मांगता रहा और रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दमकल कर्मियां जो भी मौजूद थे मौके पर, उनके द्वारा उसको नहीं बचाया जा सका। जिन क्षमता की गाड़ियां या इक्विपमेंट्स थे वो नहीं होने की बात सामने आ रही है। और दूसरी तरफ दमकल विभाग पर डिलीवरी बॉय और मृतक का पिता दोनों गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों के द्वारा कहा गया है कि अगर समय रहते रेस्क्यू किया जाता, दमकल कर्मी पानी के अंदर उतरते तो शायद उस इंजीनियर को बचाया जा सकता था। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब एक डिलीवरी बॉय बिना किसी संसाधन के पानी के अंदर कूद सकता है तो दमकल कर्मी पानी के अंदर जाने से क्यों हिचक रहे थे। आग से लड़ने वाले पानी से कैसे लड़ते, लिहाजा फायर ब्रिगेड ने भी पुलिस की तरह तत्परता दिखाई और एसडीआरएफ को फोन लगा दिया। तत्परता दिखाते दिखाते समय बीतता गया और जब एसडीआरएफ मौके पर पहुंची तब रेस्क्यू का काम शुरू हो पाया। कोहरे और ठंड ने रुकावट तो डाली, लेकिन भोर में जाकर युवराज का शव मिल सका। लेकिन हादसा हुआ ही क्यों? अगर दुर्घटना स्थल पर कोई रोक लगाई गई होती, दीवार बनाई गई होती तो इंसान बच सकता था। नाला बनाया गया है, इस नाले को बीच बीच में टूट गया है या गिर गया है, जिसकी वजह से इसका पानी इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल यही वजह है। और इस नाले के अंदर कई बार गौवंश, कई दूसरे एनिमल्स गिरते रहते हैं। कोई केयर नहीं है। हम लोगों ने रस्सियों से निकाले हैं, पर कोई प्रशासन ने कोई भी इसमें कवर करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ ये बैरिकेड अभी रातों रात लगा दिए इन्होंने। और अगर ऐसा ब्लैक स्पॉट था तो फिर यहाँ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्या हादसे का इंतजार था? तो हादसा यहाँ पे इसलिए हुआ है कि यहाँ पे प्रॉपर फॉग के लिए कोई वो जो कहते हैं रिफ्लेक्टर नहीं था, ठीक है, जो कि लाइट को स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और जब 10 या 15 दिन पहले यहाँ पे ट्रक गिरा है, उसके बावजूद अब मुझे नहीं मालूम वो पुलिस का काम है, अथॉरिटी का काम है, जिसने भी है, यहाँ बैरिकेडिंग नहीं की, इसका कोई रिपेयर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा। और सबसे बड़ा आरोप तो अथॉरिटी पर है। आखिर इतने दिनों से बिल्डर ने इतना गहरा गड्ढा खोद रखा है तो इस पर काम क्यों नहीं शुरू किया गया और बिल्डर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? युवराज की मौत में कौन कितना दोषी है? तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। यहाँ मॉल बनना है, 2 लेयर 3 लेयर आप गड्ढा खोद के रखे हो, 50 फीट की गहराई है। आप जरा कलेजे पर हाथ रख के रखिए, अगर आप पिता हैं और आपका बच्चा है, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे वो बच्चा बड़ा हो, किसी की जान जा रही है ऐसे, और अब आप लिपापोती करने में लगे हुए हैं। तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, क्या इन लोगों के पास यही तमीज, आज तक यही ट्रेनिंग लिया है आपने कि तैर नहीं सकते हो? पानी का आप ये चेक कर रहे हैं कि पानी ठंडा है कि गर्म है? इस दलदल से युवराज का शव तो मिल चुका है, लेकिन युवराज अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे कि इस हादसे में युवराज की क्या गलती थी जिसकी सजा उसे जान देकर भुगतनी पड़ी? जब मोनिंदर इतने गहरे पानी में युवराज को बचाने उतर सकता था तो पुलिस या फायर ब्रिगेड के कर्मी क्यों नहीं उतर सके? जब पहले भी इस जगह पर हादसे हो चुके हैं तो फिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और सबसे बड़ा सवाल तो अथॉरिटी से, जिस बिल्डर ने इतने दिनों से खुदाई कर प्लॉट को छोड़ रखा था, उस पर पहले कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ऐसे सवालों से कोई भी विभाग बच नहीं सकता, क्योंकि इस हादसे ने सिर्फ एक बेटा ही नहीं खोया है, देश ने एक इंजीनियर खोया है, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तत्परता को खोया है, और नोएडा अथॉरिटी ने तो जनता पर से भरोसा ही खो दिया है। लेकिन जवाब तो देना ही होगा। नोएडा सेक्टर 150 में हुए हादसे की जगह से महज 500 मीटर की दूरी पर युवराज के घर में बेचैनी और मातम पसरा हुआ है। युवराज के पिता राजकुमार मेहता की आंखों से गिरते आंसू अपना रास्ता तलाश रहे हैं। बेटे के साथ बिताए हर पल धुंधली नजरों के सामने गुजरते जा रहे हैं, लेकिन एक पिता का दर्द है कि थम ही नहीं रहा। आखिर जवान जहान बेटा उनकी आंखों के सामने बचाने की गुहार करता रहा और एक बेबस पिता लोगों से अपने कलेजे के टुकड़े को उस दलदल से निकालने की मिन्नतें करता रहा। रात में बेटे का फोन आया तो यही लगा कि वो कुछ देर में पहुंचने की सूचना दे रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य ने तो कुछ और ही स्क्रिप्ट लिखी थी।
तो नाले में जाने के बाद उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ, ये वर्ड था। तो मैं जिस पोजीशन में था, चूँकि उस समय 12 के आसपास हो रहा था, मिडनाइट, मैं उसी समय उसी हालत में निकला और दौड़ पड़ा। बाहर गए, एक कैब था वहाँ अवेलेबल था, कोई वेट कर रहा था किसी पे, मैं उसी में बैठ गया। अंधेरी रात में पिता को न बेटा दिखाई दे रहा था और न ही बेटे को पिता नजर आ रहे थे। वो बार बार फोन पर यही कहता रहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं डूब रहा हूँ। और लगातार वो बीच बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला था, पापा बचा लो अब, ये बोल रहा था। और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। पिता बेबस थे। 2 साल पहले ही युवराज की मां परिवार को छोड़कर चल बसी थी। बेटी विदेश में रहती है। युवराज ही पिता का सहारा था और अब वही सहारा पिता से सहारे की गुहार लगा रहा था। राजकुमार को जिसे भी समझ आ रहा था उसको फोन लगाकर बचाने की गुहार करते रहे। सबसे पहला फ़ोन मैंने 112 पर डायल किया ताकि वहाँ से प्रॉपर सपोर्ट उस समय मिल सके, क्योंकि उस समय रोड पर भी आवाजाही बहुत कम थी, फॉग था और आवाजाही बहुत कम थी। तो प्रॉपर सपोर्ट मिले इसके लिए हमने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस 20-22 मिनट में आ गई थी। उसके बाद उन लोगों ने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड फिर आया। आधा घंटा और लग गया, तब तक करीब 1-1.5 घंटा ऑलरेडी उसका स्ट्रगल का पास हो चुका था। पिता जो कर सकते थे कर ही रहे थे और जिन्हें कुछ करना चाहिए था वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ, सिस्टम पूरा लाचार था। हाँ, इतना जरूर था कि पिता के अलावा जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, ज़हनी तौर पर उनमें से एक शख्स जिंदा था जिसने खुद पानी में कूदने की इच्छा जताई। 1:35-40 पे मैं यहाँ आया था। मैं बोला कि यार अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। वो बोले थे कि बेसमेंट इसमें सरिया है, ठंडा पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सिस्टम में जो लोग हैं वो उसके हिसाब से तैयार किए गए, तो ठंडे और गर्म क्या क्या देखना। रोड गिर के पहले तुम्हें गर्म पानी करके दें, फिर आदमी को बचाने जाओगे तुम। फिर आप किसके मदद से कूदे? आप डायरेक्ट चले गए या आपको रस्सी के इससे बाद में गया? प्रशासन जो वहाँ खड़ा था, मैंने उनसे इजाज़त मांगी थी कि सर मैं जा सकता हूँ क्या। बोले आप पे तैरना आता है? नो हम का सर आता है। नो जा सकते हैं, कन्फर्म तैरना आता है? हाँ जी, तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैंने सर रस्सा बांधा, सेफ्टी जैकेट पहन के मैं सीधा चला गया 50-60 मीटर। वहाँ मैं इतना अंदर चला गया था कि यहाँ पे जो लोग खड़े थे वो मुझे नहीं दिख रहे थे। वो बस मुझे टॉर्च के इशारे से बता रहे थे कि तुम्हें इधर चलना है, इधर चलना है, इधर देखो, इधर देखो। पूरे तालाब में घूमा था मैं, 100 मीटर की रस्सी नहीं मिल पाया, बहुत देर हो गई। मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब गया था, लेकिन मुझसे पहले 100 प्लस लोग यहाँ पे थे जो उसे आसानी से बचा सकते थे। कमर में मोनिंदर रस्सी बांधकर गड्ढे में उतरा तो युवराज के पिता की उम्मीद की लौ फिर तेज हो गई। लेकिन समय कहाँ विराम लेता है। पहले युवराज के मोबाइल की रोशनी बंद हुई और फिर युवराज का जिस्म भी पानी में समा गया। पिता अपनी बदकिस्मती पर रो रहे हैं कि काश डिलीवरी बॉय कुछ समय पहले आया होता तो उनका बेटा उनके साथ होता। डिलीवरी बॉय पानी में कूदा, कितनी देर बाद वो पहुंच गया था? अगर वो पहले आता तो शायद जान बच जाती। बिल्कुल, अगर डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाई और वो दूसरों के मना करने के बावजूद वो गया, उस पानी में उतरा और 2-3 राउंड लगाया, उसने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो डूब चुका था। घर में युवराज, उसके पिता और उसकी दादी ही रहते हैं। युवराज की मां की मौत के इतने दिनों बाद अब तो घर में खुशियों के आने का समय हुआ था। पिता की आंखों ने युवराज की शादी के सपने संजोए थे। घर में बहू आती तो परिवार के सदस्य बढ़ते, लेकिन यहाँ तो सिस्टम की लापरवाही ने सपनों का महल ही चूर चूर कर दिया। पिता पछता रहे हैं कि बाप बेटे ने पहले ही स्विमिंग सीखी होती तो आज अफसोस न करना पड़ता। फिर भी आपने सोचा होगा कि कहाँ स्विमिंग आती है आपको? स्विमिंग आती, मैं बहुत पछता रहा था कि अगर मुझे स्विमिंग आती या मेरे बेटे को स्विमिंग आती। वो भी प्लान कर रहा था कि नेक्स्ट जब ये न्यू ईयर का जो फरवरी-मार्च में हम थोड़ा रिलैक्स होंगे तो स्विमिंग का क्लास करेंगे, ये मैं वो प्लान कर रहा था। लेकिन दोनों का ये रहा, अगर रहता तो समय आते काम आता, फिर भरोसे नहीं रहते। अब पिता के पास अफसोस के अलावा कुछ बचा भी तो नहीं, जो कह रहे हैं कि इस कमी को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। उस समय तो काफ़ी बेबस महसूस कर रहे थे। अभी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि लाइफ का लॉस हुआ है मेरे परिवार में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है जो कि इसको रिपेयर नहीं कर सकते। एक पिता के कलेजे का टुकड़ा उससे हमेशा के लिए जुदा हो गया।
किसी और की गलती के कारण। एक पिता रो रहा है इस दर्द को लेकर कि जिंदगी के आखिरी समय में बेटा क्या सोच रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा बेटे के दिल में ये देखकर कि मेरा पिता मुझे बचाने में बेबस है। अभी तो समय आया था बेटा अपने पिता को सहारा देता और आगे बढ़कर उनके आंसुओं को थाम लेता, लेकिन अब युवराज ही नहीं तो पिता खुद ही अपने आंसुओं को सहेजने में लगे हैं, ये सोचकर कि शायद जिंदगी उन्हें यही दिखाना चाहती है। नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो पापा, धीरे धीरे ये गाड़ी डूब रही है। पानी में डूबते हुए और मदद के लिए चीखते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दर्दनाक आखिरी सफर। उसकी मदद के लिए पहुंचे लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे और उसकी मौत का कारण बन गई प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा के नाम पर की गई नाकामी। ये हादसा न केवल एक परिवार को चीर कर रख देता है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या प्रशासन और बिल्डरों के ढिलाई के चलते ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। नोएडा के सेक्टर 150 में 2 घंटे तक जिंदगी से जूझ रहे इंजीनियर की मौत हो गई। कोई भी विभाग इंजीनियर को समय रहते रेस्क्यू करके नहीं बचा पाया। चाहे दमकल विभाग की बात कर लें, चाहे नोएडा अथॉरिटी की बात कर ली जाए या अन्य विभाग जो भी वहाँ पर बुलाए गए थे, इंजीनियर को नहीं बचा पाए। बाप सिसकियाँ भरता रहा रोड के किनारे और बेटा पानी के अंदर दम तोड़ता रहा। वहीं अब दमकल विभाग को लेकर भी तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। दमकल विभाग की टीम किनारे पर बैठकर केवल मंजर देखती रही, पानी के अंदर कोई नहीं उतरा। लाइफ जैकेट उनके पास में मौजूद थी, नाव उनके पास में मौजूद थी, बावजूद उसके बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की गई और बाप किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा, गुहार लगाता रहा। इस हादसे ने न केवल एक परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया, बल्कि ये साबित किया कि ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की लापरवाही और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा की घोर कमी है। 17 जनवरी 2026 को युवराज मेहता अपने घर लौट रहे थे, तभी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के पास लगभग 50 फीट गहरे गड्ढे में उनकी गाड़ी गिर गई। ये गड्ढा ना तो किसी चेतावनी बोर्ड से घिरा हुआ था, ना ही वहाँ कोई सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए थे, ना ही रिफ्लेक्टर थे। घने कोहरे की वजह से युवराज को गड्ढे का अंदाजा नहीं हो पाया और उनकी गाड़ी उसमें जा गिरी। पानी से भरे इस गहरे गड्ढे में गिरने के बाद युवराज अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उसने अपने पिता को फोन किया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचने के बावजूद उसे समय पर मदद नहीं दे सके। युवराज करीब 90 मिनट तक पानी में फंसा रहा और इसके बाद दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। मैं उस समय तो नहीं दिखाई पड़ा, जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन कर लिया ताकि एग्जैक्ट पता सके। फिर बोला कि पापा मैं गाड़ी पर लेटा हुआ हूँ और गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है, मुझे बचाओ किसी तरह। फिर मैं तो एकदम घबरा गया। सबसे पहला फ़ोन मैंने 112 पर डायल किया ताकि वहाँ से प्रॉपर सपोर्ट उस समय मिल सके, क्योंकि उस समय रोड पर भी आवाजाही बहुत कम थी और लगातार वो बीच बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला था पापा बचा लो अब, ये बोल रहा था और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक युवराज की मौत डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट किया गया कि उसके फेफड़ों में करीब 200 मिलीलीटर पानी भर गया था, जिससे उसकी सांसें रुक गई। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण उसके हृदय ने भी काम करना बंद कर दिया और उसे हार्ट फेलियर हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले के बाद हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दरअसल इंजीनियर की मौत, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पानी के अंदर जाने से दम घुटने की वजह से उनका हार्ट फेल हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेल होने से जान जाने की बात सामने आई है। दरअसल 90 मिनट तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाड़ी के अंदर से निकलकर गाड़ी की छत पर लेटा रहा। गाड़ी की छत पर लेटे रहने के दौरान जब धीरे धीरे गाड़ी पानी के अंदर चली गई तो पानी
ठंडा पानी जो है वो मुंह के अंदर भरा और दम घुटने से उनका हार्ट फेल हुआ और हार्ट फेल होने से मौत हो गई। तकरीबन 90 मिनट के आसपास तक अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो इंजीनियर लड़ता रहा, लेकिन किसी तरीके की मदद इस पूरे मामले में नहीं मिली है। तमाम तरीके की जांच एजेंसियां फिलहाल जांच करने की बात की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो दम घुटने की वजह से हार्ट फेल होने से मौत होने की बात फिलहाल सामने आ रही है। युवराज का शव पानी से बाहर निकाले जाने के बाद भी कार और मोबाइल फोन को वहां से निकालने में प्राधिकरण की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अब तक युवराज की कार उस गड्ढे से बाहर नहीं निकाली जा सकी है और न ही उसके मोबाइल फोन का कोई सुराग मिला है। इस हादसे के बाद युवराज के परिवार ने प्राधिकरण और बिल्डरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय पर गोताखोरों को मौके पर भेजा गया होता तो शायद उनका बेटा बच सकता था, लेकिन प्रशासन और पुलिस की लापरवाही ने उनकी मदद में देर कर दी। वो लोग उसमें गया ही नहीं। वो लोग थोड़ा सा टच करता था और रस्सी थोड़ा फेंकता था, रस्सी पूरा प्रॉपर जगह तो जाती नहीं थी। फिर वो खींच लेते थे और स्टैंड स्टिल वहीं पर हो जाते थे। कोई दूसरा उपाय उनके पास, मैंने पूछा कि स्विमर या डाइवर कोई है जो जाके कम से कम उसको रस्सी दे सके तो अपने लाइफ को बचा सकता, तो ये इनके पास नहीं। बोला कि नहीं, कोई स्विमिंग नहीं आता। खुद भी आपने सोचा होगा कि कहाँ स्विमिंग आती है आपको? स्विमिंग आती, मैं बहुत पछता रहा था कि अगर मुझे स्विमिंग आती या मेरे बेटे को स्विमिंग आती। सड़क हादसे के बाद डूबने से हुई मौत, प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा की चूक, ये सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सच में गंभीर है? क्या प्रशासन और बिल्डरों को हादसे के बाद भी अपने कर्तव्यों की याद आती है? और क्या हम भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे? ये सवाल इस दर्दनाक घटना के बाद भी हर किसी के दिल में गूंज रहा है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी हो रही है। इस हादसे से पहले भी ऐसे कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें सुरक्षा की कमी की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की बात कही जाती रही, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर प्राधिकरण सख्त कदम उठाए। नोएडा प्राधिकरण के सीओ के आदेश पर तमाम तरीके की जो जाँच है वो की जा रही है और एसीओ सतीश पाल द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि जो डार्क स्पॉट हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।